हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा हमारा अमालगमेशन ऑफ अ कंपनीज और इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 3 है। यानी कि आपने 2 लेक्चर पहले से देख लिए होंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा बताया था और सेकंड लेक्चर के अंदर परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और परचेज कंसिडरेशन क्या होता है वो पूरा अच्छे से बताया था। आज के लेक्चर के अंदर अगर कोई कंपनी इसका अमालगमेशन होता है, यानी ये कंपनी किसी और कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, और या फिर कोई 2 पुरानी कंपनी जो है वो लिक्विडेट होकर एक नई कंपनी बन रही है, तो दोनों पुरानी कंपनी का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा न्यू कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा और पुरानी कंपनीज के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी अकाउंटिंग भी तो हमको करनी होती है। अब अकाउंटिंग करेंगे तो 2 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 के हिसाब से, AS 14 के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं। एंड इसके 2 मेथड है, एक है परचेज मेथड और एक है मर्जर मेथड, है ना। मर्जर मेथड तब अप्लाई होता है जब 5 कंडीशंस जो बताई थी आपको वो पूरी की पूरी सेटिस्फाइड हो जाती है, तो हमारा अमालगमेशन के अंदर इन नेचर ऑफ मर्जर अप्लाई हो जाता है, तो उसकी अकाउंटिंग अलग होती है। लेकिन उन 5 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर मिस हो जाती है या पूरी नहीं होती है तो फिर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो जाता है और उसकी अकाउंटिंग अलग है। तो दोनों की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या एंट्रीज करनी होती है, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। तो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम करते हैं यहां पर अकाउंटिंग एंट्रीज या अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन, ठीक है। और अब वैसे तो जो भी जर्नल एंट्रीज होती है उसको हम जर्नल के फॉर्मेट में करते हैं, बट यहां पर दोनों एंट्रीज को, दोनों मेथड को मुझे कंपेरिजन करना है, इसलिए मैंने बिना जनरल के फॉर्मेट के ये एंट्री करनी है इस लेक्चर में। ओके, ठीक। आगे जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम पूरा जनरल का प्रॉपर फॉर्मेट बना के फिर उसको करेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज की अकाउंटिंग करनी है तो मैंने बताया आपको 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड कौन सा हमारा, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। तो एक है हमारा मर्जर मेथड जिसमें वो 5 कंडीशन पूरी होती है तो ही मर्जर मेथड एप्लीकेबल होता है, और एक होता है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज मेथड, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज यानी कि परचेज मेथड। और उन 5 में से कोई भी एक कंडीशन, वो 5 कंडीशन कौन सी वो प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये मेथड अप्लाई होगा और फिर अकाउंटिंग एंट्रीज होगी। इंटरेस्ट पूलिंग मेथड इसको बोलते हैं ना, एग्जाम में आ जाए ना, इंटरेस्ट पूलिंग मेथड की 5 कंडीशंस बताइए और उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बताइए, यानी कि वो मर्जर मेथड की बात कर रहा है। परचेज मेथड को परचेज मेथड ही बोलते हैं या अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ, स्टार्ट करते हैं। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस रहे। सबसे फर्स्ट एंट्री मैं यहां करता हूं, हेडिंग जो है वो रेड पेन से डालूंगा कि ये एंट्री किस चीज की है। तो ये है ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ स्कीम, ऑफ अप्रूवल ऑफ स्कीम या ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन, ठीक है। अब दोनों में ये कॉमन ही रहेगा ना, हेडिंग कॉमन रहेगा दोनों में। ओके, एंट्री अलग अलग होगी तो सेम हेडिंग में बार बार नहीं लिखूंगा। तो ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन फर्स्ट एंट्री क्या होगी, तो देखो भाई इस पे तो बाद में आते, पहले फर्स्ट एंट्री समझो है क्या। फर्स्ट एंट्री ये है कि सामने वाले किसी कंपनी का बिजनेस नई कंपनी के पास में आ रहा है, यानी कि एक कंपनी लिक्विडेट हो रही है और उसकी सारी की सारी एसेट लायबिलिटी एक नई कंपनी में ट्रांसफर हो रही है। अब जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, जो कंपनी खत्म हो रही है, जिसका बिजनेस खत्म हो रहा है, किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं, और जो नई कंपनी है उसको हम ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं। अगर ये वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इस एग्जाम्पल में आज के समझाने के लिए आपको ये बोलूंगा, जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, जिसका बिजनेस जो है वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो रहा है, उसको मैं ओल्ड कंपनी बोलूंगा। और जो जो ट्रांसफरी कंपनी है, यानी कि जो नई कंपनी बन रही है, जो नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, उसको जो है हम क्या बोल देंगे यहां पर, न्यू कंपनी।
तो ओल्ड और न्यू, ओल्ड मतलब जो कंपनी खत्म हो रही है, न्यू मतलब जो नई कंपनी है, यानी कि ओल्ड कंपनी की सारी एसेट एंड लायबिलिटी न्यू कंपनी में ट्रांसफर होगी और ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को न्यू कंपनी अपने शेयर्स या उनका सेटलमेंट करेगी परचेज कंसिडरेशन से। ओके, तो हम सिंपल रखने की ओल्ड और न्यू करेंगे। आपको अगर समझ में आ रखा है तो ओल्ड को आप ट्रांसफरर और न्यू को आप ट्रांसफरी कंपनी बोल सकते हैं। और इजी कर लो तो ओल्ड को आप सेलिंग कंपनी और जो न्यू कंपनी है उसको आप परचेजिंग कंपनी बोल सकते हैं। ओके जी, ठीक। तो सबसे पहले भैया हम कर रहे हैं कोई बिजनेस परचेज, ठीक है। तो हम यहां पर मर्जर मेथड है तो हम यहां पर लिखेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट। ओके, लेकिन जो बिजनेस का हम मर्जर कर रहे हैं, एक बिजनेस आ रहा है, एक एसेट आ रहा है तो डेबिट किया, लेकिन इसके बदले में जो ओल्ड कंपनी है उसको पैसा देना पड़ेगा, तो हम एक लायबिलिटी भी जनरेट कर देंगे टू लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। अब यहां पर ओल्ड कंपनी कौन सी हो गई? जो कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है, जो वेंडर कंपनी है, जो सेलिंग कंपनी है, जो कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा लिक्विडेशन ऑफ अ ओल्ड कंपनी, जो कंपनी खत्म हो रही है। तो सर उसको क्रेडिट क्यों किया? उसको क्रेडिट क्यों किया? बताता हूं क्यों क्रेडिट किया। क्योंकि ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम ये कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये किसकी कंपनी में कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि परचेजिंग कंपनी। जो कंपनी है ना बिजनेस परचेज कर रही है, उसकी कंपनी की बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं। जो ओल्ड कंपनी है, जो ट्रांसफरर कंपनी है, उसकी बुक्स में एंट्रीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करना सीखेंगे। ओके जी, ठीक। तो भैया न्यू कंपनी जो है वो क्या एंट्री करेगी? ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन, अगर मर्जर मेथड हो कि एक बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो एक एसेट्स आएगी, पूरा बिजनेस आ रहा है, लेकिन उनको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी देंगे, तो एक लायबिलिटी भी जनरेट हो गई। तो एक एसेट जनरेट कर दी, एक लायबिलिटी जनरेट कर दी। अब आने वाली सेकेंड और थर्ड एंट्री में इन दोनों को मैं क्लोज कर दूंगा। सेकेंड एंट्री में जो ये बिजनेस पर मर्जर है ना, इसको क्रेडिट कर दूंगा। थर्ड एंट्री में लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी को डेबिट कर दूंगा। तो आने वाली एंट्रीज में ये पूरी एंट्री खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, जो फर्स्ट एंट्री है। तो फर्स्ट एंट्री अगर आपने कर ली ना, तो सेकंड और थर्ड एंट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, सेकंड एंट्री में इसको जो डेबिट है इसको क्रेडिट कर देंगे, और थर्ड एंट्री के अंदर जो ये लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी है इसको हम डेबिट कर देंगे, यानी कि पेमेंट कर देंगे। अच्छा जी, ठीक है। अब इसमें अमाउंट जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आपका पीसी, यानी कि परचेज कंसिडरेशन। पीसी मतलब यहां पर पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, जो लेक्चर नंबर सेकंड में हमने कैलकुलेट करना सीखा था। उसके 4 मेथड थे, आपको याद हो तो, है ना? लमसम मेथड, या फिर नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो उन चारों मेथड से जो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते थे ना, वो इस एंट्री में लिखेंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। सर अगर यहां एंट्री करेंगे तो फर्क क्या आएगा? तो यहां अगर हम फर्स्ट एंट्री करेंगे, ठीक है, मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं, ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन, ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो यहां हम क्या करेंगे? बिजनेस मर्जर की कर देंगे जगह बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बस इतना सा फर्क है। और टू वो सेम रहेगा, लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी की जगह आप ट्रांसफरर कंपनी भी लिख सकते हो। तो देखो बेटा, फर्क क्या है? कोई ज्यादा बड़ा फर्क है क्या इसके अंदर? सिर्फ एक ही तो फर्क है, इसमें मैंने मर्जर लिखा है और इसमें मैंने परचेज लिख दिया, बस। और तो कोई फर्क ही नहीं है। यहां पर भी क्या आएगा? परचेज कंसिडरेशन, यहां पर भी परचेज कंसिडरेशन, पूरी की पूरी सेम एंट्री है, ओनली यहां बिजनेस मर्जर लिखा हुआ, यहां बिजनेस परचेज अकाउंट लिख दिया है। ओके, तो ये हो गई आपकी एंट्री नंबर फर्स्ट। सेकेंड एंट्री का मैंने बोला था, जो फर्स्ट एंट्री है उससे ही सेकेंड एंट्री बनेगी। तो सेकेंड एंट्री है क्या सर? सेकेंड एंट्री पे हम क्या कर रहे हैं? ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर एसेट एंड लायबिलिटी, on the date of take over assets and liabilities। लंबी हेडिंग कर देता हूं ताकि दोनों में आ जाए, ठीक है, दोनों मेथड में आ जाए। हाँ भाई बिल्कुल, ये जो ओल्ड कंपनी है उसकी सारी एसेट एंड लायबिलिटी कौन टेक ओवर करेगी? न्यू कंपनी।
तो न्यू कंपनी जो है उसके पास में एसेट्स आएगी, और एसेट आती है तो डेबिट, लायबिलिटी आएगी तो क्रेडिट। ओके जी, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप सन्ड्री वनड्री छोड़ो, मैं एसेट्स लिख देता हूं। जितनी भी एसेट्स है वो अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, क्रेडिट में क्या आ जाएगी, लायबिलिटीज। अच्छा, एसेट और लायबिलिटीज किसकी, एसेट और लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी। ये याद रखना, ये मैं लिखा नहीं रहा हूं लेकिन ये आप थोड़ा ध्यान रखना, और पूरा मैं साइड में इसलिए हो रहा हूं कि आराम से आपको दिख जाए और आप स्क्रीनशॉट भी ले सको जब भी आपको लगे। तो एसेट ऑफ ओल्ड कंपनी, लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी टेक ओवर बाय न्यू कंपनी। ओके, ठीक है। अच्छा सर, और इसमें क्या होगा भाई, इतनी एसेट आई, इतनी लायबिलिटी आई, और यहां आ जाएगा आपका ये बिजनेस मर्जर जो डेबिट किया था ना, इसको हम यहां क्रेडिट कर देंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया क्रेडिट क्यों किया है, वो भी आ जाएगा। अब यहां पर ये बिजनेस मर्जर किससे डेबिट है, परचेज कंसीडरेशन से, तो क्रेडिट भी किससे हो जाएगा, परचेज कंसीडरेशन से। ये एसेट्स किसकी लेनी है, एसेट्स लेनी है आपको ओल्ड कंपनी की, लायबिलिटी किसकी लेनी है, ओल्ड कंपनी की। अब बैलेंसिंग फिगर आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। इस एंट्री में बैलेंसिंग फिगर आएगा ही आएगा, ये बरोबर एसेट और लायबिलिटीज जो है यानी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इक्वल नहीं आएगी। ओके, तो यहां पर क्या होगा, इस केस के अंदर आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा या तो डेबिट में या आएगा आपका क्रेडिट में। ओके, अब अगर आपका बैलेंसिंग फिगर यहां आ जाता है डेबिट साइड में, तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। अगर यहां बैलेंसिंग फिगर आता है तो, और अगर आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाता है क्रेडिट में, तो भी उसको एक तरह से रिजर्व और सरप्लस या जनरल रिजर्व में डाल ही देंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अभी आप ओनली एंट्री समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, अब इस एंट्री में और यहां परचेज मेथड की एंट्री में क्या फर्क होगा, बताता हूं। परचेज मेथड के अंदर जब ये सेकेंड एंट्री हम करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी वही एसेट डेबिट होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लायबिलिटीज क्रेडिट होगी, किसकी, ओल्ड कंपनीज की। ओके, अच्छा, ये जो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हुआ वो यहां क्रेडिट हो जाएगा, किससे, परचेज कंसीडरेशन से। ठीक है, अब सर यहां पर भी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बिल्कुल आएगा, यहां डेबिट में आ सकता है, क्रेडिट में आ सकता है। डेबिट में आएगा ना यहां, तो वो जाएगा गुडविल के अंदर, ये ध्यान रखना। कहां जाएगा, गुडविल लिखेंगे बेटा, बैलेंसिंग फिगर में जो भी आएगा वो गुडविल आएगा। और सर नीचे क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ गया तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो ये दोनों में फर्क है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूरा डेटा कैलकुलेट करके मैं बता दूंगा। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री, ये हो गई सेकंड। मैंने बोला था फर्स्ट एंट्री से आगे वाली दो एंट्री बनेगी। तो फर्स्ट एंट्री से जो बिजनेस मर्जर है, यहाँ डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट करके बना दिया, यहाँ बिजनेस परचेज डेबिट किया था, यहाँ बिजनेस परचेज क्रेडिट करके एंट्री बना दी, और एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर कर दी। बैलेंसिंग फिगर आया तो जनरल रिजर्व में, इधर गुडविल और कैपिटल रिजर्व में। ओके, अब आते हैं हम थर्ड एंट्री में। सर थर्ड एंट्री कैसे बनेगी, तो ये जो लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी है, लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी, न्यू नहीं, सॉरी न्यू कहां से लिख दिया, लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। ये जो लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी लिखा हुआ है, दोनों केस में सेम ही है। इसको हम नेक्स्ट थर्ड एंट्री के अंदर डेबिट कर देंगे, और हम करेंगे पेमेंट। किनको पेमेंट करेंगे, जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर है ना, उनको पेमेंट करेंगे। ओके, चलो तो थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं, इसको करते हैं क्लोज, और हम बढ़ते हैं थर्ड एंट्री की ओर। थर्ड एंट्री में क्या होगा, पेमेंट, हेडिंग क्या होगी, पेमेंट टू, किसको पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट टू ओल्ड कंपनी शेयर होल्डर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। ये बढ़िया रहेगा, ये बढ़िया था, ठीक है। पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सीधा किसको करना है, लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। ये देखो हमारी लायबिलिटी है ना, पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इसको डेबिट कर देंगे। ओके जी, तो यहां आ जाएगा लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट, जो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है, यहां डेबिट हो जाएगा। ओके,
टू इनको क्या देंगे, इनको इक्विटी शेयर दे सकते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इक्विटी शेयर अगर प्रीमियम पे दे रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनको देंगे ना भाई, जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर है उनको परचेज कंसिडरेशन में हम क्या दे सकते हैं, शेयर दे सकते हैं नई कंपनी के, प्रीमियम पे दे सकते हैं, उनको डिवेंचर्स दे सकते हैं पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, और उनको हम कैश भी दे सकते हैं। तो जो भी दे रहे हैं उनको डिवेंचर दे रहे हैं, तो यहाँ परसेंटेज डिवेंचर। ये नई कंपनी अपने शेयर, अपने डिवेंचर इशू कर रही है किसको, ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को, इसलिए क्रेडिट हो रहे हैं। तो एक लायबिलिटी खत्म, एक लायबिलिटी जनरेट, यानी कि पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम नई कंपनी के शेयर होल्डर बना रहे हैं या डिवेंचर होल्डर बना रहे हैं। ओके, और इसके अलावा 2 प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं और 2 कैश या बैंक। वो तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, अधिकतर बैंक ही आएगा, कैश तो क्यों आएगा। ओके जी, इस एंट्री में और यहां की एंट्री में भी कोई फर्क नहीं होगा, सेम टू सेम एंट्री होगी। फिर भी आप बोलो तो मैं करवा देता हूं, यहां पर भी सेम एंट्री होगी, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में जो हमने लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट जो क्रेडिट कर रखा था वो डेबिट हो जाएगा, और यहां पर भी इनको हम इक्विटी शेयर कैपिटल दे सकते हैं, यानी इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं नई कंपनी के। सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं, सर प्रेफरेंस शेयर नहीं दे सकते कि दे सकते हैं, बिल्कुल भी। डिवेंचर भी दे सकते हैं, ठीक है, या पैसा भी दे सकते हैं। तो सेम एंट्री, मैंने बोला ना थर्ड एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा सर, अब चलो ठीक है सर, आपने बताया कि फर्स्ट एंट्री से आगे वाली नेक्स्ट 2 एंट्री बन जाएगी। सेकेंड एंट्री में बिजनेस की जो एसेट और लायबिलिटी उसको टेक ओवर करेंगे, और थर्ड एंट्री के अंदर जो ओल्ड कंपनी है उनके शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा, और वो पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर या बैंक के फॉर्म में हो सकता है, जो नई कंपनी अपना देगी पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को। ओके, अब सर थर्ड एंट्री तक तो ठीक है, अब फोर्थ एंट्री में क्या मामला होगा वो भी बताओ थोड़ा। बिल्कुल बताते हैं, फोर्थ एंट्री में क्या है। आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा, है ना, ठीक है ना। ओके, फोर्थ एंट्री में होगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, या फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। चलो पहले पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर। अब देखो डिवेंचर होल्डर जो है कौन सी, ओल्ड कंपनी की, तो ओल्ड कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर है, शेयर होल्डर को तो हमने थर्ड एंट्री में पेमेंट कर दिया, डिवेंचर होल्डर को या कंपनी चाहे नहीं तो अपने डिवेंचर दे सकती है या फिर पैसा भी पे कर सकती है। तो दोनों केस में सेम एंट्री होगी। यहां हम लिख देंगे परसेंटेज डिवेंचर ऑफ ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी के जो परसेंटेज डिवेंचर है वो डेबिट हो जाएंगे, यानी कि लायबिलिटी खत्म, और इसके बदले में या तो परसेंटेज डिवेंचर दे दो आप ऑफ न्यू कंपनी, नई कंपनी के डिवेंचर इशू कर दो। अगर ये डिवेंचर इशू नहीं करना चाहते हैं तो उनको पैसा दे दो, मतलब पुरानी कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर है ना उनका पेमेंट हो रहा है। ओके ठीक, ये यहां फोर्थ नंबर पे ये सेम एंट्री होगी, इसलिए वापस मैं लिख नहीं रहा हूं, इधर सेम लिख रहा हूं, यानी कि ये की एंट्री होगी। ओके, एक चीज अभी मैंने बोली थी थोड़ी देर पहले, कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में कुछ बोला था सर, वो बताओ कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। बताता हूं, जो ओल्ड कंपनी है ना और जो न्यू कंपनी है वो आपस में परचेज और सेल भी करती है, यानी जैसे ए कंपनी है वो है न्यू कंपनी और बी कंपनी है वो है ओल्ड कंपनी, और एब्जॉर्प्शन के केस में ये ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन के केस में। ओके, तो उस केस में क्या होता है कि भाई जो दोनों ही एग्जिस्टिंग कंपनी होती है तो वो दोनों में आपस में उधार सेल परचेज करती रहती है ना। जैसे ए कंपनी ने बी कंपनी को सेल कर दिया उधार, तो ए कंपनी, अब ध्यान से सुनना, ये वर्ड्स पे फोकस करोगे तभी समझ में आएगा ये वाला एग्जांपल, बाकी इसकी एंट्री बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं ए कंपनी जो है उसने इस अमालगमेशन से पहले, बिफोर अमालगमेशन, क्या किया, ए कंपनी ने बी कंपनी को सेल किया है गुड्स उधार, तो ए कंपनी अपनी बुक्स में बी कंपनी को एज अ डेटर दिखाएगी, और बी कंपनी ने उधार खरीदा ए कंपनी से, तो बी कंपनी अपनी बुक्स में ए कंपनी को क्रेडिटर बनाएगी, यानी कि एक डेटर है एक क्रेडिटर है। अब वो दोनों कंपनी शामिल हो रही है, या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो उस केस में ना डेटर रहेंगे ना क्रेडिटर रहेंगे, क्योंकि कोई अपने आप को क्या देगा और अपने आप से क्या लेगा। तो डेटर एसेट होती है तो उसको क्रेडिट कर देंगे,
ताकि वो खत्म हो जाए, और क्रेडिटर लायबिलिटी होती है तो उसको डेबिट कर देंगे ताकि वो क्लोज हो जाए। तो बस यही है कॉन्ट्रा एंट्री। एंट्री नंबर 5, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। तो दोनों यही होगा, क्रेडिटर हो जाएंगे यहां पर डेबिट और डेटर हो जाएंगे क्रेडिट। इनको क्लोज कर रहे हैं। आपको मॉडर्न रूल तो पता है ना, एसेट डेबिट होती है, बढ़ाना हो तो और डेबिट करो, लेकिन एसेट को क्लोज करना हो तो क्रेडिट करो। तो इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया, डेटर खत्म करने हैं। ऐसा कैसा, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करना होता है और क्रेडिट करो, लेकिन लायबिलिटी को क्लोज करना हो तो डेबिट करो। तो इस केस में सर इसमें भी सेम एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एंट्री नंबर आपकी 5। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। सर ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं समझना। देखो ये पूरा ओल्ड कंपनी जो होती है ना, उसका लिक्विडेशन हो रहा होता है, तो वो लिक्विडेशन में बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं। वो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, वो लिक्विडेटर जो होता है वो अपना रेम्यूनरेशन भी तो लेगा। तो ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है इसके पेमेंट की एंट्री, पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। इस केस के अंदर तो बहुत सिंपल है, जनरल रिजर्व को डेबिट कर दो और टू बैंक। इसमें क्या अलग है, हाँ इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें हम जनरल रिजर्व को डेबिट ना करके गुडविल को डेबिट करते हैं परचेज मेथड के अंदर। एंट्री नंबर 6 के अंदर क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। ओके, और कुछ सर, और कुछ कर सकते हैं? हाँ, एक होता है क्रिएशन ऑफ स्टैच्यूटरी रिजर्व, और वो केवल और केवल परचेज मेथड के अंदर ही जनरेट किया जाता है। यानी कि मर्जर मेथड में आपको स्टैच्यूटरी रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हमको बोलता है कि आपको, अगर आप मैं लिख देता हूं, क्रिएशन ऑफ, फिर समझाता हूं, ऑफ स्टैच्यूटरी रिजर्व। तो हमारा मर्जर मेथड बोलता है आपको कि कोई भी स्टैच्यूटरी रिजर्व क्रिएट नहीं करना है, ना ही उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री करनी है। बट जो हमारा परचेज मेथड है वो हमको बोलता है कि आपको स्टैच्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना है, और इसकी एंट्री है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। अब ये स्टैच्यूटरी रिजर्व कौन कौन से होते हैं, इनकी मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। ये स्टैच्यूटरी रिजर्व कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा इधर ही बता दूं। ये स्टैच्यूटरी रिजर्व कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ठीक है, एक्सपोर्ट रिजर्व, ठीक है, दिख तो रहा ना आपको यही, ठीक है ना, कि नोट्स में तो क्या लिखा है साथ में लिखा देते हैं। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, ठीक है, ये कुछ रिजर्व्स होते हैं जिनको स्टैच्यूटरी रिजर्व्स बोलते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो ये 7 एंट्री आप कर लेते हैं तो उसमें आपका लगभग पूरा का पूरा मामला अमालगमेशन का खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ एंट्रीज एक्स्ट्रा हो सकती है, वो डिपेंड करती है क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एंट्री होगी, लेकिन ये इन एंट्रीज को आप कर लेते हैं ना, तो आपका दोनों ही मेथड लगभग जो है कंप्लीट हो जाता है, और आप क्वेश्चन को जो है आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूंगा इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी के अंदर, मर्जर या परचेज मेथड से अमालगमेशन की एंट्रीज कैसे करते हैं। उसके बाद में हम इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी यानी कि ट्रांसफरर कंपनी, वेंडर कंपनी, सेलिंग कंपनी की बुक्स में भी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है वो सीखेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो एम है इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाना है। अभी बहुत कम हुए मुझे पता है, लेकिन एम तो एम होता है, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव होता है, गोल तो गोल होता है। तो आप हेल्प करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना थोड़ा टाइम लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।